सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 6 महीने गुजर गए, तालीमी इदारे बंद थे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब यह फैसला कर लिया गया कि 15 सितंबर से अब हाई स्कूल यानी कि 9, 10 से लेकर तो यूनिवर्सिटीज़ तक अब खोल दिए जाएंगे और उसके एक हफ्ता बाद 6ठी जमात से 8वीं जमात के तलबा भी स्कूल जा सकेंगे। अब 6 महीने तक बहुत से स्कूल्स ऐसे थे जिनमें, बल्कि अक्सरियत स्कूल्स ऐसे थे, कॉलेजेस ऐसे थे जहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी ऐसी थी जहां पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहा है। तालीमी साल महदूद हो गया है, जिसके बाद अब कोर्सेज भी महदूद किए जाएंगे, लेकिन ये वक्त है कि अभी छोटे बच्चे, यानी जिसे हम नर्सरी प्रेप के बच्चे, पहली दूसरी जमात के बच्चे कहते हैं, प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे। उन्हें मजीद वक्त होगा, क्योंकि उसके बाद देखा जाएगा 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक कि किस तरह का मैकेनिज्म रहता है, SOPs पर अमल दरामद होता है और खुदा न खास्ता कोई ऐसे केसेस बढ़ने की कोई तादाद सामने आती तो नहीं है। इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये बात बहुत पहले कर चुकी कि 14 अगस्त में ही वो स्कूल खोलने जा रहे थे, लेकिन अगस्त के महीने में नहीं खोल पाए, सितंबर के मिड में अब फैसला हुआ और अब भी प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ये कह रही है कि तमाम स्कूल्स को इकट्ठा खोला जाए। हुकूमत खुद तालीम दुश्मनी अपना रही है। हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हैदर अली साहब, स्कूल एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ हमूदुर रब जाफरी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बात ये की जाती रही है पिछले दिनों में, चाहे फीसों का मामला हो या फिर बच्चों की स्टडीज़ का हवाला से, तो हम ये भी बात करेंगे कि अब इसके बारे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उनकी एसोसिएशन क्या सोचती है। और लाहौर से भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल्स फेडरेशन है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हैदर अली साहब आपसे बात कर लेते हैं। फैसला दुरुस्त है वज़राए तालीम का कि अब 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आयत दुरुस्त आयत, और हम ये सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आज हुई, 15 सितंबर से जो मरहलेवार तालीमी अदारे खोलने का फ़ैसला किया गया, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन इसका खैर मकदम भी करती है। और हमारा मुतालबा भी ये था कि हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल, तमाम लोग पेरेंट्स के साथ और प्राइवेट स्कूल्स मिलकर तमाम तालीमी अदारे बशमूल सरकारी स्कूल्स भी जो है वो एक तरतीब के साथ, एक तरीक़े के साथ, SOPs के साथ खोले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि 15 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक ये 3 फेजेज़ में जो है तालीमी अदारे खोले जाएंगे, तो हम इसको खुश आइंद करार देते हैं और इसको काबिल अमल समझते हैं। और तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इन तमाम SOPs को, जो कि तमाम सूबाई हुकूमतें पहले भी जारी कर चुकी हैं, और अभी 4 सितंबर को गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमारी सिंध एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें हमने SOPs की मंजूरी भी दे दी है। तो वो उन SOPs के साथ, मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि SOP में ये शामिल कि टीचर्स के भी कोरोना टेस्ट लाजिम होने चाहिए, और हैं क्या SOP में शामिल है ये चीज़? नहीं, यहाँ सिंध में इस तरह के SOPs में कोई शामिल नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी कुछ SOPs गाइडलाइंस हैं, टीचर्स के लिए भी हैं, स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हैं, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए भी हैं। क्योंकि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना जो किरदार अदा करना होगा, ट्रांसपोर्टर्स को भी अपना किरदार अदा करना है, वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना है, टीचर्स को भी अपना किरदार अदा करना है, और स्कूल इंतज़ामिया जो है उसका भी एक किरदार है। मुतमईन है कि 15 सितंबर को हमूदुर अब साहब
और पेरेंट्स बार बार ये बात करते रहे पिछले दिनों में कि जब स्कूल्स बंद हैं तो फीसें फिर क्यों होनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कहती है कि वो अपने असातिज़ा को बेरोज़गार नहीं कर सकते, उनके अपने अखराजात हैं, उनके अपने मामलात हैं। अब ये स्कूल्स खुल रहे हैं, आप भी मुतमईन है कि ये स्कूल खोले जाने बच्चों के लिए अब ख़तरे की कोई बात नहीं है कि SOPs पर अमल दरामद हो? मुतमईन है पेरेंट्स भी? कतई मुतमईन नहीं है। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि अभी जैसे हैदर अली साहब ने कहा कि इन्होंने जो मशवरे दिए थे उसमें कहा था कि पेरेंट्स के साथ मिलकर के और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के ये फ़ैसला किया जाए। पेरेंट्स को पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इन तमाम फ़ैसलों के अंदर। सही, हमारी कोई राय शामिल नहीं है, ना सिंध के अंदर, ना वफाक में, ना किसी और सूबे के अंदर। जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स हैं। अगर आप तादाद के हिसाब से देखें बच्चों की पेरेंट्स को जो परेशानियां लाहक होती हैं वो ज़ाहिर है सबसे पहले पेरेंट्स मुतमईन होंगे तब वो अपने बच्चों को भेजेंगे। तालीम इंतहाई अहम है ज़िंदगी का, लेकिन उससे अहम तरीन जुज़ है ज़िंदगी खुद। सही, जान है तो जहान है, बच्चे ज़िंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे। SOPs की अगर बात हो रही है तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ SOPs के तहत कारोबार खोले गए हैं वहाँ पे क्या असर हो रहा है। जहाँ तक अगर ये कहा जाता है कि कोरोना का ग्राफ नीचे आया है तो ये इससे भी कोई भी अगर आप आम आदमी से बात करें तो मुत्तफिक नहीं है। जो लोग सुन रहे थे कि कोरोना फैल रहा है, बात उनके घरों तक पहुंच चुकी है। घरों तक नहीं, अभी तो डॉक्टर्स खुद ये कह रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स हम हैं। मतलब है तो अल्लाह का करम, इर्द गिर्द हमारे भरपूर तरीके से कोरोना चल रहा है। पाकिस्तान के दाएं बाएं और जुनूब में तमाम हमसायों में पूरा कोरोना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कदरे बेहतर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कि बच्चे जो हैं स्कूल्स जो मेरा ख्याल है वो डिसिप्लिन्ड एक जगह होती हैं, निस्बतन वहाँ SOPs का अमल करना बेहतर है। हम तो ये देख रहे हैं जब से मॉल्स खुले हैं, बच्चों के प्ले एरियाज खुले हैं, ग्राउंड्स और पार्क्स खुले हैं, बच्चे वहाँ बगैर SOPs के जा रहे हैं। तो स्कूल तो आप ही समझते हैं निस्बतन एक सेफ जगह होगी जहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन्ड रहते हैं। हम कतार में नहीं खड़े होते, मैं और जाफरी साहब नहीं होते, बच्चे खड़े हो जाते हैं। इंतहाई बुनियादी सवाल आपने खुद पूछा था हैदर साहब से, क्या कि टीचर्स के टेस्ट होंगे, क्या जवाब मिला आपको? वो तो कह रहे नहीं, इसमें वो तो कह रहे नहीं है। जो सबसे अलार्मिंग है, बिल्कुल है, हाँ अलार्मिंग है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी संजीदगी है इन SOPs के अंदर। जो सबसे बुनियादी चीज़, जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में आया, जो पेरेंट्स के जहन में आएगा, वही इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वहाँ टीचर्स मौजूद होंगे तो इसलिए ये आसान बात है। तो टीचर्स तो सिर्फ क्लास के अंदर होंगे। बच्चा घर से वैन में जाएगा, ठीक है, वैन में जाएगा, वैन में वापस आएगा, बीच में दूसरे बच्चों से उसका इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह कि मुझे एक साइंस समझनी है। अगर हैदर साहब को पता है तो वो बता दें, वरना जितने गुज़रा ने मिलकर के ये फैसला किया है उनके सामने भी ये सवाल रख रहा हूँ मैं। 15 तारीख से 9वीं क्लास स्टार्ट होगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी, और 21 तारीख से 5वीं क्लास, यानी कि 6 दिन का वक्फा होगा। जहाँ जहाँ पे भी स्टेजेस तय किए जाते हैं मामलात के, वो स्टेजेस इसलिए तय किए जाते हैं कि पहले स्टेज का इफेक्ट देख लें, रिजल्ट्स देख लें कि क्या आ रहे हैं, ताकि फिर उसके बाद तो कम से कम 2 वीक्स होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोरोना का पीरियड देखें तो वो 3 वीक्स है, क्योंकि 18 दिन तक आप ये पॉसिबल है कि कोई अफेक्टेड हो और 18 दिन तक ना पता चले। 18 दिन के बाद इब्तदाई सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन 5 से 6 दिन और 18 दिन तक आए। तो ये 6 दिन में कौन सी साइंस इन्होंने अप्लाई की है कि 6 दिन के बाद ये अगला खोल देंगे? और असल में वो सिर्फ SOPs को, ये हमारी जो गुफ्तगू हुई थी गुज़श्ता रोज़, तो SOPs पर अमल दरामद 5 दिनों में हो रहा है या नहीं, फिर 7वें दिन में जाके खोला जाएगा। सिर्फ SOPs पर फोकस है। आपकी बात बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन अच्छा हैदर अली साहब कुछ बात कर। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक कोरोना टेस्ट का ताल्लुक है तो जब तक कोई साइंस सिम्टम्स इस तरह के नहीं आते उस शख्स को टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। WHO ने अच्छा, बिल्कुल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो इसी तरह की सपोर्ट कर रही हैं। अब रही बात यह कि इमारतों को, क्लासरूम्स को डिसइंफेक्ट करना, एंट्री गेट्स पर सैनिटाइजेशन और थर्मल चेकिंग करना, थर्मल स्कैनिंग डिवाइस का मौजूद होना, और जिस बच्चे की तबीयत ख़राब है या जो टीचर नज़ले ज़ुकाम बुखार में मुब्तला है उसको छुट्टी पर भेजना, और बच्चा भी अगर कोई ऐसा, और बच्चा भी इस तरह का कोई है तो उसको भी स्कूल में इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स को भी ये पाबंद किया जा रहा है कि वो बच्चे को ड्रॉप करके वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उसका टेम्परेचर, गन से टेम्परेचर चेक ना कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो SOPs बने हैं
उसमें पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं, टीचर्स के लिए भी। लेकिन कि पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स थे सबसे बड़े, कहने का है कि जैसे स्कूल की मैनेजमेंट है, जैसे टीचर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे। 1000 बच्चा अगर आपके स्कूल में है तो मैनेजमेंट, टीचर्स प्लस 100 लोग हैं तो वालिदैन 1000 हो जाएंगे, तो उनका स्टेक है, उनको स्टेक होल्डर्स को शामिल गुफ्तगू होना चाहिए। ये जो स्टीयरिंग कमेटी की सब कमेटी ने जो बहुत ही प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल थी, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी भी शामिल थी, तो हमने भी एसोसिएशन के तौर पर मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में मैं जो है वो अपनी सजेशंस जमा करें। हम बात करते हैं, हमें काशिफ मिर्ज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया। अच्छा, काशिफ मिर्ज़ा साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन हमारे साथ। अच्छा, आपको बात करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ मेरा सवाल भी यहाँ ज़िम्मन लीजिएगा कि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, तो अब पेरेंट्स की भी थोड़ी सी ड्यूटी, हम स्कूल बिल्कुल बंद भी तो नहीं कर सकते, हमें खोलना ज़रूरी है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे चलेंगे। हमारे पास सोल्यूशन है इसका, या एक्चुअली अगर सोल्यूशन ना भी कहते हैं एटलीस्ट सजेशन ज़रूर है कि अगर क्लासें शुरू करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि बताया जा रहा है, तो 1-2 मुल्कों में ये एक्सपीरियंस हुआ है और कामयाबी से चल रहा है कि जो क्लासेस हो रही हैं जी, उन्हीं को साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी रखा जाए और स्टूडेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर ये उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि आया वो क्लास में आकर के अटेंड कर लें क्लास, या उसी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर लें। सर, ऑनलाइन क्लासेस तो पाकिस्तान में चंद बड़े शहरों तक ये फैसिलिटीज़ हैं। हम अगर छोटे शहरों के, अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं जिसके आप भी सदर हैं, अब उन स्कूल्स में कहाँ ऑनलाइन का सिस्टम? तो ये 6 महीने तक तो ये यही करते रहे ना कि हमें फीस इसलिए दें कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब अगर ये वक्त, अगर आप आज हम कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर लें और जो क्लास हो रही है उसी को सिर्फ आपको टेलीवाइज करना है, कम्युनिकेट करना है ऑनलाइन, तो अब मेरे ख्याल से इनके पास इनकार की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए इस हवाले से। जहाँ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा मसला, ये तो हम निजी स्कूलों की बात कर रहे हैं, पब्लिक स्कूलों में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बहुत से मसाइल हैं। सेशन का डिसीजन कैसे लिया जाएगा? जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें 3.5 महीने ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं। आपने इंट्रो में बताया था कि कोर्स को महदूद किया जाएगा, क्या कोई गाइडलाइन है कि कितना महदूद किया जाएगा, कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी है? अभी जी मैं इसमें गुजारिश कर देता हूँ कि सिंध में स्टीयरिंग कमेटी में एक करिकुलम कमेटी भी मौजूद है, और अभी जो 4 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई उसमें वज़ीर तालीम सिंध ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि सिलेबस से मुतल्लिक 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मुतल्लिक जो तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए एक स्पेशल इजलास बुलाया जाएगा जिसमें वर्केबल प्लान बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने महीने हमारे सेशन के बाकी हैं और हम कितना सिलेबस जो है वो कवर करा सकते हैं, तो मैक्सिमम सिलेबस कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि सिंध और विफाक के हवाले से, विफाक सिंध के साथ मिलकर अब कराची में ख़ास तौर पर सूरत हाल को बेहतर करने की बात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में तूफ़ानी बारिशों के 1 हफ्ता बाद आए और 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, और इस 1100 अरब रुपए के पैकेज के बाद अगली सियासत का आगाज़ हुआ कि पहले सोशल मीडिया पर यह बात की जाती रही मुसलसल कि 1100 में से 800 अरब रुपया तो सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है, लेकिन उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की कि 800 अरब रुपया दिया जा रहा है। लेकिन फिर असद उमर उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि ये गलत बात है, 62% जो है तमाम तर चीज़ें वो दे रहा है इस वक्त विफाक, और बाकी 38% वो सूबे अपने ज़िम्मे ले रहा है। लेकिन फिर उसके बाद एक और आई मामलात कि 400 अरब रुपया दोनों हुकूमतें, 300 अरब रुपए के दरमियान अभी फैसला होना बाकी है। कराची के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, हम बात करेंगे कराची से ही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब आपके वक्त का। ये इतना मुश्किल हो गया है, फैसला नहीं हो रहा, विफाक दे रहा है, सूबा दे रहा है, कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कोई तो आए, कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, तो यहाँ कोई चारागर नहीं बन रहा। देखिए, विफाक ने तो पहले भी बहुत वादे किए थे। इमरान खान साहब यहाँ से कराची से इलेक्शन भी लड़े थे, फिर बोला कि वज़ीर आज़म कराची से होगा, फिर वादे किए उन्होंने कि 162 अरब देंगे। तो ये ऑलरेडी 1.5 साल पुरानी बात हो चुकी है, आज तक 1 रुपया भी विफाक ने नहीं दिया। सिंध हुकूमत ही खर्च कर रही है, जितना भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अपग्रेडेशन के ऊपर, वो सिंध हुकूमत ही कर रही है। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही रहा है कि बड़ी बड़ी बातें वादे करके फिर ये गायब हो जाते हैं। हालाँकि PTI के सबसे ज़्यादा
ज़्यादा MNAs मुंतखब हुए हैं कराची से, मगर अब कराची की आवाम खुद उनके सामने पर्दाफाश हो चुका है PTI के झूठे वादों का कि अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं उसमें यही नादिर कबूल साहब ये तो 2 साल से मुंतखब हुए हैं, आपकी जमात 12 साल से मुंतखब है, वो भी देखना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा ऐसा बड़ा मंसूबा लगाया है जो हमें दिखा सके, बता सके। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम इन 2 सालों पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है वो आज तक कभी नहीं हुआ है। चाहे आप शाराय फैसल को देख लें, चाहे आप यूनिवर्सिटी रोड को देख लें, चाहे आप तारिक रोड शहीद मिलत फ्लाईओवर्स को आप देख लें, चाहे आप पंजाब चौरंगी अंडरपास को आप देख लें, ये तमाम ट्रेडमार्क्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की है। हेल्थ के ऊपर हमने बहुत काम किया। कराची के शहरी जो गरीब शहरी हैं कितने सारे हमने सैटेलाइट यूनिट्स और चेस्ट पेन यूनिट्स बनाए हैं। ब्रिजेस के नीचे, गिजरी के ब्रिज के नीचे देख लें, यही आपके बोल के दफ्तर के करीब कोरंगी फ्लाईओवर के आप नीचे देख लें, वहाँ पे हमने एक चेस्ट पेन यूनिट सेटअप किया है। ये तमाम ट्रेडमार्क चीज़ें हैं गरीबों के लिए। और कराची वाले तो कहते हैं कि 4 सड़कें हैं, 6 फ्लाईओवर हैं, 4 अंडरपासेस हैं, इसके अलावा पिछले 12 साल में ये 12 मंसूबे बनते हैं, 12 साल में एक को भी तकसीम किया जाए, इससे आगे कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। कराची सबसे बड़ा शहर, 5 साल आपकी हुकूमत विफाक, 5 साल मुस्लिम नून की हुकूमत, 2 साल की PTI की हुकूमत विफाक में, लेकिन आप 12 साल में रहे हैं, वह एक कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं दे पाए, यहाँ पर नाले तक बेहतर नहीं कर पाए हैं। पहले भी 4 साल पहले से भी आपके पास बल्दियात थी, 4 साल मेयर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सब ने देख लिया, लेकिन आपकी भी तवज्जो इधर नहीं है जो होनी चाहिए इतने बड़े शहर के लिए। देखिए, ये तो मैं ख़ुद भी मानता हूँ और पार्टी के नुमाइंदों से भी मैं डिस्कस करते रहता हूँ कि सबसे बड़ी जो मिसहैप कराची के साथ हुआ है और सबसे बड़ा जो कलंक है कराची के ऊपर जो दाग है वो MQM का रहा है कि अभी तो PTI ख़ुद इस कलंक ने कराची के ऊपर दोबारा लगा दिया है, मगर पास में अनफॉर्चुनेटली हमने MQM को के साथ डील करना पड़ा। और यही MQM है जो कहती है, जिनके मुस्तफ़ा कमाल होते थे उनके मेयर, जो कहते थे कि हमने बड़े बड़े काम किए। इन्होंने सबसे बड़े काम ये किए कि कराची के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने तबाह किए। जो चाइना कटिंग और नालों के ऊपर जो इन्होंने घर बनाए हैं और जो कब्जे करके प्लॉटिंग की है, वो हिस्ट्री ऑफ कराची में नहीं हुआ था। जो 10-15 साल जो इनको मिल गए थे अलग अलग हुकूमतों के साथ, उसमें जो इन्होंने तबाहकारी की है कराची के साथ। तो अब मेरा सवाल यही मैं पूछना चाहता हूँ PTI से कि अगर MQM को कराची ने जान छुड़ा दी, अगर कराची ने MQM से, तो दोबारा क्यों उनको मुसल्लत किया गया, दोबारा क्यों उनको लाया गया और अभी भी उनको आगे रखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस दाग को आप हमेशा के लिए साइड में करें, और जो कोताहियाँ हुई हैं पिछली पार्टी से, पिछली हुकूमतों से, वो अभी भी देखें वो दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि कराची को कोई एक पार्टी डायरेक्ट ओन नहीं कर सकती, क्योंकि PTI को यहाँ से सबसे ज़्यादा MNAs मिले हैं, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अब तमाम पार्टीज़ को चाहिए कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखे और एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के बताए कि कौन क्या जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, और आवाम के सामने ये एक स्केड्यूल रखे कि ये काम है जो वफाक करेगा। ये तो ठीक है, MQM पर इल्ज़ामात हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत इस शहर पर की है, लेकिन सवाल आपसे भी बनता है ना कि आप 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एक तवील अरसे से एक वज़ीर आला, फिर दूसरे वज़ीर आला, मुसलसल एक शहर हो जो मॉडल के तौर पर पेश, आप मॉडल के तौर पर एक शहर नहीं पेश कर सकते हैं कि ये हमने बनाया है कराची को। हैदराबाद तो चलें छोटा शहर है, सखर लाड़काना छोटे शहर है, कराची एक बड़ा शहर है कि हमने मॉडल बनाया, ऐसा मॉडल नहीं बना दे पाए। वही मुदस्सिर भाई जो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली एक मजबूरी थी पास्ट की पार्टीज़ के कि MQM को साथ लेके चलना पड़ा, बिकॉज आपको पता है कि MQM का उस वक्त ऐसा कंट्रोल होता था कि अगर MQM के आप किसी एक अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कुछ भी बोल दो तो 4 दिन के लिए शहर बंद हो जाता था, ट्रांसपोर्ट को आग लगा दिया जाता था, बिजनेसेस बंद कर दिए जाते थे। तो बड़ी मुश्किलों से अल्लाह का शुक्र है जान छूटी MQM से, मगर यही MQM जो तबाही की वजह बन चुकी है कराची की, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मिसमैनेज किया था वो आज तक हम उसको आगे लेकर आ रहे हैं। और अभी भी जो MQM के जो मेयर वसीम अख्तर पिछले दिनों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तकरीबन 100 अरब खा के आखिरी दिन रो धो के ओवर एक्टिंग करके कागजात फेंक के उठा के फिर आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं दिए। उनको पैसे दिए थे, और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुनियादी जिम्मेदारी उसकी KMC की बनती, क्योंकि मेरे खुद दादा परदादा इस शहर के मेयर रह चुके हैं अंग्रेज़ों के दौर में, तो मुझे पता है कि डायरेक्ट जिम्मेदारी हमेशा मेयर की होती है। मेयर हमेशा ये बहाना बनाता था कि मुझे पैसे नहीं, लेकिन सर मेयर तो जाते जाते उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। बहरहाल अब इख्तियारात जो है वो भी सिंध हुकूमत के पास आ गया है, और अब देखना है कि सिंध हुकूमत
अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए इस कराची में क्या सूरत हाल रहती है। बहुत शुक्रिया, वक्त की भी कमी, नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कराची वाले उम्मीद जगाएं कि वफाक और सूबा मिलकर इस शहर के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 30 खिलाड़ी इंग्लैंड गए, 30 की तैयारी नहीं थी, लेकिन हालात बहुत बेहतर रहे। कोविड की वजह से पाकिस्तान टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है। हम बात करेंगे कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन, विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब, आपके वक्त का। दौरा इंग्लैंड, टेस्ट और फिर T20, इस दौरे को किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? देखिए सर, दौरा इंग्लैंड ये तो अभी हुआ, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, वो आप देखें। ये तो अभी टीम मैनेजमेंट आई है, इतनी क्रिकेट भी नहीं खेले, 2 ही टूर अभी बड़े खेलने हैं, तो दोनों वो अनफॉर्चुनेटली हार गए। मेहनत तो की होगी डेफिनेटली, लेकिन इसका नुकसान जो पिछले 5-6 साल से हो रहा था वो नजर आ रहा पाकिस्तान की टीम में। प्लानिंग का फुकदान था जो पिछली मैनेजमेंट करके गई है, कोचेज जो करके गए हैं, 2 से 3 कोचेज जो थे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान टीम को जो यहाँ तक आई है। परफॉर्मेंस को नीचे चली गई, डिक्लाइन हो रही है परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ पूछने वाली है और उसी सूरत बेहतर होंगी चीज़ें जब आप पॉलिसी अच्छी करेंगे, सिलेक्शन में अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस बेस करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। सही। अच्छा कामरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? टीम मैनेजमेंट जो मौजूदा है वो तो पाकिस्तान के लेजेंडरी हैं, कोच भी वही हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, वकार यूनुस हो, यूनुस खान हो, मिसबाह उल हक हो, तो इनसे आप नहीं समझते कि टीम को बेहतर तौर पर चला सकते हैं? देखिए बेहतर तौर पे टीम को चलाना पड़ेगा, इतना बड़ा नाम है। मैंने बताया ना, विकी भाई भी उनमें से हैं जिनमें से टीम को नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम में। अब वो बॉलिंग कोच है, पहले हेड कोच थे, 2 बार लगे हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं, तो पाकिस्तान टीम यहाँ तक पहुंची है। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम ने देखनी है कि हम लोगों ने वो प्लानिंग नहीं करनी। अब ये मैनेजमेंट जो मिसबाह के हाथ में है, चीफ सेलेक्टर भी है, कोच भी है, तो ये मेरे ख्याल से मिसबाह को देखना पड़ेगा और ये एक्सपेरिमेंट बंद करने पड़ेंगे। मिसबाह को भी पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू क्या है, वो भी इतनी क्रिकेट डोमेस्टिक में खेला, स्ट्रगल किया उसने, तो फिर जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने देखे कितनी परफॉर्मेंस थी। एक्स कैप्टन भी टीम को लेके चलता रहा, लेकिन ये है कि ये चीजें देखने वाली हैं। आप चेक एंड बैलेंस। अच्छा कामरान साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि मिसबाह उल हक जो है वो उन्होंने आज कहा कि वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ को, शुएब मलिक को वो लेकर चल रहे हैं, वो वर्ल्ड कप स्क्वाड हैं। आप समझते हैं इन सीनियर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप तक खिलाया जाना चाहिए? देखिए वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी हो, वर्ल्ड कप सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बनती हैं, उस पे हमने बनानी है टीम। हमने ये नहीं बनानी कि यार सीनियर है या मैंने पहले भी बात की है कि परफॉर्मेंस बेस्ड। अभी नो डाउट हफीज की जब से वो क्रिकेट खेल रहा है, ये साल उसका सबसे बेस्ट साल है T20 में। जी हाँ, दोनों सीरीज, और उसने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दी। अल्लाह करे इस चीज को कंटिन्यू रखे। इंग्लैंड में जो हम लोग थोड़ा सा टफ टाइम T20 में दे सके हैं हफीज की बैटिंग की वजह से, कि इतना लंबा टोटल हुआ फिर भी वो उस टीम से नहीं जीत सके, इंग्लैंड जैसी टीम से। जो आज जो कल पिछले 2 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, अगर वो टीम खेलते तो शायद वो हमें नजदीक भी ना लगने देते। इतनी जबरदस्त उनकी बॉलिंग है, बैटिंग जो उनके सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर तौर पर T20 में तो परफॉर्म किया। अच्छा मैं एक सवाल आप मुझसे कि आज मिसबाह उल हक साहब ने कहा कि पहले नंबर पर रिजवान है, दूसरे नंबर पर सरफराज हैं, उनकी इस रैंकिंग से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए सरफराज या रजवान हो या कोई भी हो, मैंने कहा ना जिस फॉर्मेट में नो डाउट रजवान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है टेस्ट मैचेस में, कम ही दिखने को मिलता है कि विकेट कीपर वहाँ पे अच्छी कीपिंग करे। उसने बड़ी जबरदस्त कीपिंग की है, बैटिंग बड़ी जबरदस्त की है। एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि इंग्लैंड जैसे कंट्री में अगर विकेट कीपिंग अच्छी करे समझे फिर वो बेस्ट है, तो बेस्ट है तो वो खेल रहा है, वनडे में भी बेस्ट है। अब मिसबाह ने T20 में देखना है कि टीम के लिए कौन बेहतर है। सही, तो ये जो बेहतर होगा उसी को फिर खिलाया जाएगा। ये बहरहाल मिसबाह उल हक फैसला करेंगे, कोचेस फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा का मुस्तकबिल क्या होगा वो तो अब नजर आएगा। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।